अगर आप देखेंगे मेजरली वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर्स हैं वो ETF को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एसेट क्लासेस फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। एंड इंडिया में भी अब वही ट्रेंड कैचअप हो रहा है कि देखिए गोल्ड जनरली हम ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं जो कि एक इमोशनल कनेक्ट हमारा इंडियंस का है। सिल्वर अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत है, तो जहाँ पे आपका गोल्ड एक हेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर को आप अपने पोर्टफोलियो रिटर्न एनहांसमेंट के लिए भी आप उसको थोड़ा सा एलोकेशन क्लाइंट को उनके ओवरऑल एसेट एलोकेशन में दे सकते हैं। So basically if you are saying that silver is not just a shiny trend. एब्सोल्युटली, गोल्ड हमेशा इंश्योर करेगा स्टेबिलिटी एंड सिल्वर विल इंश्योर कि आपका जो रिटर्न जनरेशन का एक अपटिक मिल सकता है आपको सिल्वर में, वो आपको सिल्वर से मिलेगा। In a product like multi-factor funds, what is the strategy used by a fund manager? जितने भी फैक्टर होते हैं मार्केट की साइकिल में, एक फैक्टर हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सो फॉर अ इन्वेस्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो टाइमिंग और वो एलोकेशन उस फैक्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एंड जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर कब एंटर करना है, कितना उसके अंदर एलोकेशन रहेगा, दैट इज टेकन केयर बाय माय फंड मैनेजर। हेलो इन्वेस्टर्स, आप जब अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत करते हैं या आप स्टॉक पिक करते हैं तो आपको सिर्फ स्टॉक का नाम नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे फैक्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए। या मैं कहूँ कि गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। तो इसीलिए आज हमारे साथ है मिस मनीषा पाठक मैम फ्रॉम मिराई एसेट एंड आई एम श्योर कि आज आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। वेलकम मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Those who are listening for you the first time, can you please introduce yourself and what's the role of you at Mirai Asset? Sure. First of all, thank you so much, Ritesh, for inviting for this podcast. I think I'm completely overwhelmed and happy to be a part of this podcast. And just to brief me, about myself, that my name is Manisha, and I've been in the industry for almost 22 years. एंड ऑलमोस्ट पिछले 22 साल से इंडस्ट्री में रहने के बाद मिराई में इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 साल। एंड करंटली इन माय रोल मिराई में भी मैंने इंस्टीट्यूशनल सेल्स से ही ज्वाइन किया था एंड 5 साल पहले मैंने पैसिव सेल्स या फैक्टर इन्वेस्टिंग और ETF के अंदर ये रोल टेक ओवर किया था। सो आई थिंक बहुत एक्साइटिंग जर्नी है फॉर मी ऑल्सो, फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। सो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन टुडे, आपसे जो भी डिस्कशंस करना है, एंड आई होप दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। Definitely, ma'am. As you have mentioned that you have been into a space of ETFs from a long time. So जो इंडिया में ETFs का क्रेज आ रहा है, so how do you think कि इन्वेस्टर्स को किस तरीके से इस ट्रेंड को लेना चाहिए? या आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड आई थिंक सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है बिकॉज मैं अब ETF का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई हूँ एंड बहुत टाइम से, बिकॉज मेरे एसेट में हम लोग हमेशा इनोवेशन और फर्स्ट मूवर एडवांटेज की हमेशा बात करते हैं विद कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट्स। आई थिंक ETF जिसको कि हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं, ग्लोबली एक बहुत ही इवॉल्व्ड इन्वेस्टमेंट टूल है। अगर आप देखेंगे मेजरली वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर्स हैं वो ETF को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एसेट क्लासेस फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। एंड इंडिया में भी अब वही ट्रेंड कैचअप हो रहा है एंड दैट इज़ फॉर अ वेरी बिग रीज़न। मतलब ये जो ट्रेंड आ रहा है और इन्वेस्टर्स उसको ज़्यादा टेकअप कर रहे हैं बिकॉज फॉर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स विच इज़ लो कॉस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड लिक्विडिटी। क्योंकि इन्वेस्टर्स को आज के टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है, दे रियली वांट टू बी वेरी सिंपल। एंड आई थिंक ETF एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ वेरी सिंपल टूल टू क्रिएट योर लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड योर ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव इन योर माइंड। सो आई थिंक इंडिया में आज के टाइम में अगर आप बात करेंगे ओवरऑल इंडस्ट्री का जो AUM है 13 लाख करोड़ से ऊपर का हो चुका है। इन इटसेल्फ शोज पिछले 5 साल में 5 गुना इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है। तो वो दिखाता है कि दर्शाता है कि कैसे इन्वेस्टर्स का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, दैट इज गोइंग टूवर्ड्स पैसिव इन्वेस्टिंग ऑल्सो, ऑफ कोर्स विद एक्टिव। मैम, इन्वेस्टर्स बेसिकली फ्रॉम हम बात करते हैं आज से 5 साल पहले की, सो इन्वेस्टर्स जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते थे, आई थिंक इट बिकेम ओल्ड स्कूल। अगर आप सिर्फ सनसेक्स में या फिर आप सिर्फ निफ्टी में अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आई थिंक इट्स ओल्ड स्कूल नाउ। एंड किस तरीके जो से फैक्टर इन्वेस्टिंग है वो इन्वेस्टर्स को इंडेक्स इन्वेस्टिंग से डिफरेंट है एंड हाउ इट कैन हेल्प अ इन्वेस्टर?
सो अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब वो आपके फेवरेट टॉपिक पे डिस्कशन होता है तो यू रियली फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट. एंड आई थिंक व्हाट यू सेड इज़ वेरी राइट, कि जब हम सिर्फ इंडेक्स के अंदर, जो कि कभी कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल एक वे था टू इन्वेस्ट इन टू पैसिव, उसके अंदर आप जनरली जब आप इंडेक्स के थ्रू जाते हैं, आप एक ब्रॉडर बेस्ड मार्केट के अंदर एक्सपोजर लेते हैं, या फिर एक मार्केट कैप बेस्ड इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट लेते हैं. लेकिन जब वही इन्वेस्टमेंट पैसिव में होते हुए फैक्टर के अंदर आती है, देन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके का कैरेक्टराइज्ड और एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्टाइल में जाता है. क्योंकि अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं, वैल्यू है, ग्रोथ है, मोमेंटम है, क्वालिटी है, जो कि हर सीजन हर साइकिल में डिफरेंट फैक्टर्स परफॉर्म करते हैं. जब आप एक कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड या एक फोकस्ड अप्रोच लेके अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें वेल्थ क्रिएशन में एनहांसमेंट करता है. सो इट्स लाइक अगर एग्जांपल दें तो इट्स लाइक डीलक्स थाली आप रेस्टोरेंट में जाके लेते हैं, जिसमें आपको हर तरह के उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट फैक्टर इन्वेस्टिंग इज लाइक कस्टमाइज थाली, जिसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है या खाने की जो चीज़ें हैं उसमें चूज कर सकते हैं. Ma'am, as you have mentioned that factor investing is broadly based on four major factors, that is low volatility, value, quality, and momentum. So, in a product like multi-factor funds, what is the strategy used by a fund manager to pick the stocks or to generate a portfolio? और टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो. सो देखिए, अभी जैसे हमने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसको मल्टी फैक्टर फंड बोलते हैं, विच नाम से ही पता चल रहा है मल्टी फैक्टर मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको लेके हमने एक प्रोडक्ट ये बनाया है. सो देखिए, जितने भी बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि जितने भी फैक्टर होते हैं वो हर साइकिल में, मार्केट की साइकिल में एक फैक्टर हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देता है. सो फॉर अ इन्वेस्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो टाइमिंग और वो एलोकेशन उस फैक्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. नाउ एज अ लेमैन इन्वेस्टर, या फिर जब आपके पास इन्वेस्टमेंट के आपके पास इतना टाइम नहीं है, एंड फॉर द टाइमिंग एंड फॉर द हैसल ऑफ टेकिंग अ कॉल ऑन द फैक्टर्स, हमने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि मल्टी फैक्टर को अंडरलाइन रखता है, एंड जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर कब एंटर करना है, कितना उसके अंदर एलोकेशन रहेगा, दैट इज टेकन केयर बाय माय फंड मैनेजर, जो कि एक इंटरनल पोर्टफोलियो मॉडल बनाते हैं जिसके बेसिस पे अंडरलाइन जो ETF हैं, जो कि लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी, मोमेंटम या अल्फा स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं, और वो अपने मार्केट फैक्टर्स के या व्यू के हिसाब से वो मॉडल ऑटोमेटिकली उसमें शिफ्ट करता रहता है उन एलोकेशंस के बीच में. सो इट्स बेसिकली कि आप अपना एक जो पोर्टफोलियो है आप एक एक्सपर्ट को दे रहे हैं कि ही विल काइंड ऑफ टेक अ कॉल कि कौन सा फैक्टर किस टाइम पे विल परफॉर्म बेटर, और हिस्टोरिकली जिस फैक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, सो वो मॉडल ऑटोमेटिकली उसके अंदर एलोकेशन शिफ्ट करता रहता है. बेसिकली इट्स एन ऑटो रोटेटिंग स्ट्रेटजी इनटू द फैक्टर्स. सो इट्स लाइक, देखिए एल्गो का ज़माना है, AI का ज़माना है, तो आई थिंक एल्गो इज समथिंग विच टेक्स केयर ऑफ दैट. सो इस तरह के जो प्रोडक्ट है मल्टी फैक्टर टेक्स केयर की, वो अपने बिना ह्यूमन बायसनेस के या किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के दैट विल टेक द कॉल फॉर द इन्वेस्टर. मैम, फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इट साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. So how you can simply define what are multi-factor funds, what kind of investor should invest in this fund, and what should be their long horizon for investments, and either we can replace it with our index investing, और हम लोग जो है investing के साथ में index investing के साथ में multi-factor को ले सकते हैं. So how will you define कि multi-factor क्यों और कितना ज़रूरी है पोर्टफोलियो में? श्योर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, एंड आई थिंक आई विल ट्राई कि मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ कि फैक्टर इन्वेस्टिंग आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, राइट? लोग समझते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है. ऐसा नहीं है, बिकॉज फैक्टर इन्वेस्टिंग ट्रेडिशनली सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी चलता है. सो होता क्या है, जब आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाते हैं, वहाँ पे भी एक फंड मैनेजर किसी फैक्टर के बेसिस पे अपना स्टॉक का पिक करते हैं, उसमें अंडरवेट या ओवरवेट रहते हैं. सो टिपिकली फैक्टर्स वहाँ पे भी यूज़ होते हैं. लेकिन जब ये फैक्टर्स एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी में यूज़ करके एक इंडेक्स बनाया जाता है, जैसे कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, सेंसेक्स इंडेक्स हो गया, उस तरीके से अगर एक फैक्टर के ऊपर, एक कैरेक्टर के ऊपर जब आप एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी बना देते हैं, उसको हम पैसिव फैक्टर इन्वेस्टिंग बोलते हैं या स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी बोलते हैं. सो इट इज़ वेरी सिंपल.
फैक्टर पहले भी यूज़ होते थे, अभी भी यूज़ होते हैं. अभी पैसिव में उसको हम एक और रूल बेस्ड तरीके से करते हैं जो कि एल्गो ड्रिवन है, इसीलिए उसको फैक्टर इन्वेस्टिंग बोला जाता है. और मल्टी फैक्टर, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि अगर क्या इंडेक्स से हमें मल्टी फैक्टर में मूव करना चाहिए, आई वुड से नो, बिकॉज इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. क्योंकि जब आप इंडेक्स में जाते हैं, आप एक ओवरऑल मार्केट का ब्रॉड बेस्ड एक्सपोजर लेते हैं जो कि मार्केट कैप बेस्ड वेटेज होती है स्टॉक्स की. जब आप फैक्टर में आते हैं तो आप एक फैक्टर के ऊपर चूज करके वो पोर्टफोलियो बनाया जाता है. तो दैट इज मोर फोकस्ड काइंड ऑफ अप्रोच. तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द एक्सपोजर फॉर द इंटायर मार्केट एज वेल. एंड जब आप किसी फैक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, इट इंश्योर्स कि जिस साल में जो साइकिल में एक फैक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, वेल्थ क्रिएट कर रहा है, या हिस्टोरिकली उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप उसको मिस नहीं करेंगे. सो आपका एक ओवरऑल का कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है उसके अंदर. बेसिकली वन शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पैसिव, एक्टिव index funds. Absolutely. So that he or she should not miss any cycle in the market. In recent times, we have seen that gold have performed quite well. And physical gold या सिल्वर का हेड ख़त्म हो गया है, अब लोग इन्वेस्ट करें डिजिटली गोल्ड के अंदर. सो वी इंडियंस लव गोल्ड एंड मोस्टली इन अ ज्वेलरी फॉर्म. सो हाउ डू यू थिंक दैट ETFs आर बेटर ऑल्टरनेटिव्स? सो आई थिंक जैसे बोलते हैं ना, देश बदल रहा है और लोगों के थॉट्स भी बदल रहे हैं, जनरेशन बदल रही है. सो आई थिंक उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी चेंज हो रही है. एज यू राइटली मेंशन कि गोल्ड और सिल्वर का स्पेशली इन इंडिया एक बहुत ही इमोशनल कनेक्ट है. पीपल आर कनेक्टेड विद गोल्ड एंड सिल्वर विद इमोशंस, लाइक ऑब्वियसली कि वो ज्वेलरी फॉर्म में गोल्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सिल्वर में भी. बट अपेरेंटली जैसे जैसे हम वेल्थ क्रिएशन पे आते हैं, वी ट्राई कि जितने भी एक जो पॉजिटिव्स नहीं है गोल्ड या सिल्वर, फिजिकल गोल्ड या सिल्वर के साथ, उसको हम अपने फाइनेंसेस में लेके आएँ. फॉर एग्जांपल, एक फिजिकल गोल्ड या सिल्वर के अंदर आपको मेकिंग चार्जेस फॉर द ज्वेलरी, आपको इंश्योरेंस, आपको बैंक लॉकर चार्जेस और लिक्विडिटी, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जहाँ पे एक थोड़ा सा फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी, आई वुड से कि आपका इट टेक्स लिटिल बैक साइड. बट आई थिंक यही अगर आप एक डिजिटल फॉर्म में, जो कि ETFs के थ्रू आप सिल्वर या गोल्ड खरीदते हैं, तो यू आर ट्राइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें आपका 24K का वैल्यू के हिसाब से आपको गोल्ड ETF या सिल्वर ETF आपको मिलता है. तो आपका वहाँ पे एक्सपोजर इन योर एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा हो जाता है तो कमोडिटी के लिए. सो जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल कि देखिए, गोल्ड जनरली हम ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एक इमोशनल कनेक्ट हमारा इंडियंस का है. सिल्वर अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी, वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत है. तो जहाँ पे आपका गोल्ड एक हेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर को आप अपने पोर्टफोलियो रिटर्न एनहांसमेंट के लिए भी आप उसको थोड़ा सा एलोकेशन क्लाइंट को उनके ओवरऑल एसेट एलोकेशन में दे सकते हैं. सो बेसिकली इफ यू आर सेइंग दैट सिल्वर इज नॉट जस्ट अ शाइनी ट्रेंड, Absolutely. so it can give a boost in your returns अगर आप Yes, पोर्टफोलियो yes. में गोल्ड के साथ सिल्वर भी रखते हैं तो डेफिनेटली मैम. अगेन कमिंग टू द allocation part, if someone is preparing their portfolio, how should they diversify between silver and gold? सो देखिए, ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे कमोडिटी को एज अ एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जनरली लोग 6 to 10% के आसपास अपने एसेट एलोकेशन में रखते हैं. उसमें भी आई थिंक कंसिडरिंग द फैक्ट कि सिल्वर थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है अनलाइक गोल्ड, तो आप विद इन 10% ऑल्सो आई थिंक आप उसको 60-40 या 70-30 के रेशो में आप गोल्ड या सिल्वर को ले सकते हैं. एज आई सेड कि गोल्ड हमेशा इंश्योर करेगा स्टेबिलिटी, एंड सिल्वर विल इंश्योर कि आपका जो रिटर्न जनरेशन का एक अपटिक मिल सकता है आपको सिल्वर में, वो आपको सिल्वर से मिलेगा. सो इट्स नॉट ओनली द शाइनिंग मेटल्स एंड प्रेशियस मेटल्स, बट ऑब्वियसली दैट गिव्स यू एनहांसमेंट इन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑल्सो. Also, I think gold will give a hedge to an investor against inflation, interest rate Absolutely. rising, and the global crisis. You guys are also launching a fund, ETF, gold and silver ETFs. Can you please put some light on that fund, how it is structured and how it will work? Sure, definitely. And as I mentioned कि client के overall asset allocation में commodity is very important, gold and silver. Again, like a multi-factor या equities also, it's very important कि आप उसमें भी कब एंटर कर रहे हैं. एज आई सेड कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम करना बहुत मुश्किल है. एंड व्हेन यू लीव दिस डिस्क्रिशन टू द फंड मैनेजर्स एक्सपर्टीज, आई थिंक वो इन्वेस्टर के लिए और ईजी हो जाता है.
सो अभी हमने रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट विच इज़ गोल्ड एंड मेरा एसेट गोल्ड ETF एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड विच इंश्योर्स कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. एंड एज आई सेड कि दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस हैं टू इन्वेस्ट इन दैट कमोडिटी. एंड ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये दोनों गोल्ड और सिल्वर के अंदर एलोकेशन रखेगा एंड बेसिस ऑन द मार्केट फैक्टर्स, ऑन द व्यू, ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम द मार्केट, इट विल रीएलोकेट बिटवीन बोथ द कमोडिटीज़. कि जहाँ पे हमें लगता है कि सिल्वर को थोड़ा सा भी और हमें बढ़ाना चाहिए बिकॉज वहाँ पे तेज़ी आने वाली है, या फिर गोल्ड हमें लग रहा है कि ओवर वैल्यूड हो चुका है, थोड़ा सा एक्सपोजर कम करना चाहिए. बिकॉज ये एज अ इन्वेस्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कॉल लेना. बट व्हेन यू लीव दिस टू द फंड मैनेजर डिस्क्रिशन और द इंटरनल मॉडल, आई थिंक इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द इन्वेस्टर. सो मैम आपने तो बहुत एक मिस्ट्री सॉल्व कर दी कि Yes. कब गोल्ड बेचना चाहिए और कब बिल्कुल. सिल्वर खरीदना चाहिए. तो आई थिंक इन्वेस्टर्स हु थिंक कि गोल्ड भी परफॉर्म गुड और या फिर सिल्वर, सो उनको ये ना सोच के कि कौन परफॉर्म करेगा, दे शुड इन्वेस्ट आई थिंक इन दिस काइंड ऑफ फंड्स जहाँ पर द डिसीजन लाइज विद द फंड मैनेजर. Ma'am, I want to ask an interesting question about the factor investing and the gold and silver part. Sure. If I'll give you a blank check, how would you Wow. how would you diversify between multi-factor, gold or silver? So again, बड़ा exciting question है. Definitely, if I'll get a blank check, ideally it will be very good for me. But having said that, because जितने भी हम लोग we are there in the room, we all are investors, and I think मैं हमेशा वही advise करती हूँ जो मैं खुद के लिए I implement. And given an option like this, I think as I said, इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल अबाउट एसेट एलोकेशन, एंड दैट इज़ द फोटे ऑफ मेरे एसेट कि हम उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्लाइंट के लिए एज अ मैन्युफैक्चरर वी ट्राई कि हम उनकी वो अपॉर्चुनिटीज़ केटर कर पाएँ, उनके लिए उस तरह के प्रोडक्ट्स ला पाएँ ताकि वो एसेट एलोकेशन उनके लिए और ईजी हो जाए. सो गिवन द ओवरऑल ब्लैंक चेक, आई थिंक माई मेजर एलोकेशन अगर सिर्फ मल्टी फैक्टर और कमोडिटी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली आई वुड से कि अबाउट 85% आई विल पुट इन टू माई मल्टी फैक्टर एंड द बैलेंस वुड बी इन टू माई कमोडिटी. हैविंग सेड दैट, बट आई थिंक वो अपना पर्सनल कॉल होता है हर किसी का कि कितना आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या होराइजन है, कितना रिस्क प्रोफाइल है. सो दिस इज कम्प्लीटली माई पर्सनल दिस थिंग, बट अदरवाइज इट आई लीव इट टू द इन्वेस्टर्स एंड द एडवाइजर्स लाइक यू टू एडवाइज देम. Definitely. And ma'am, what is the one mistake which Indian investors make when they invest in ETFs? देखिए, इन्वेस्टमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक राइट स्ट्रैटेजी से इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक कैलकुलेटेड कॉल ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत बार हम सोचते हैं कि इन्वेस्टर्स के दिमाग में रहता है कि मार्केट अभी थोड़ी डाउन है, हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा देनी चाहिए, हमें ETF खरीद लेने चाहिए. लेकिन क्या वो ETF आप करेक्ट प्राइस पे खरीद रहे हैं? क्या आप ऐसा खरीद रहे हैं ETF कि जिसको जब आप बेचने जाए तो वो इजीली लिक्विड है या नहीं है, ताकि आप उसको कंफर्टेबली बेच पाएं. सो लिक्विडिटी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे इन्वेस्टर्स थोड़ा सा मुझे लगता है कि ETF को लेके इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो कि देना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड आई थिंक इज दी ट्रैकिंग एरर. सो ट्रैकिंग एरर कुछ टेक्निकल नहीं है, इट इज़ सिंपल कि आपका बेंचमार्क या इंडेक्स का क्या रिटर्न है और आपके ETF का क्या रिटर्न है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना वो ETF स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है. सो आई थिंक ये एक छोटी सी और चीज़ है जो कि देखनी इंपॉर्टेंट है फॉर द इन्वेस्टर्स की ट्रैकिंग एरर कौन सी स्कीम का बेटर है, सो दैट वो एक वेल थॉट कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट कॉल ले सकें ETF के अंदर. So rather than just jumping into the product, investors should at least do some research or should rely on their financial advisor Absolutely. for choosing their ETFs. And also I think one should not go into the herd behavior कि अगर ये ETFs चल रहा है तो मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. सबके अपने पर्सनल गोल्स हैं, सबके अपने पर्सनल रिस्क एपेटाइट है, सो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टिंग करनी चाहिए. एब्सोल्युटली. आई थिंक इंडिया में आज के टाइम पे इतने ETFs अवेलेबल हैं, राइट फ्रॉम ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स टू थीमैटिक टू sectoral to factor investing to commodity. So I think as you rightly mentioned, it's very important कि इन्वेस्टर का क्या गोल है, वो क्या कितना लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं एंड उनका रिस्क एपेटाइट क्या है. मैम, गोल्ड और सिल्वर के साथ हमेशा एक मिथ होता है कि ये तो चलेंगे ही चलेंगे. सो इज इट ट्रू कि ये चलेंगे ही चलेंगे? Yeah, I think again
गुड क्वेश्चन फॉर द इन्वेस्टर्स पर से, आई वुड से, क्योंकि देखिए कोई भी एसेट क्लास हमेशा कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म करता है. वी हैव सीन इन द पास्ट ऑल्सो, इन आवर करियर्स ऑल्सो. सेम इज़ लाइक विद कमोडिटी ऑल्सो. आई थिंक देयर हैव बीन टाइम्स जब गोल्ड ने बहुत सालों तक बहुत परफॉर्मेंस नहीं दी है या नेगेटिव रिटर्न दिए हैं. एंड सेम इज़ विद सिल्वर ऑल्सो, क्योंकि एज आई मैंशन इन माई अर्लियर कॉन्वर्सेशन ऑल्सो कि एज कम्पेयर टू गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है. तो देयर वुड बी टाइम्स कि सिल्वर का रिटर्न एकदम से बहुत अच्छा आ रहा है और एकदम से ही नेगेटिव रिटर्न भी आ रहा है. मतलब एक साल में बहुत अच्छा है, नेक्स्ट ईयर नेगेटिव रिटर्न भी है, बिकॉज वो वॉलेटाइल है. सो डेफिनेटली फॉर कमोडिटी ऑल्सो, क्योंकि देखिए कमोडिटी कब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है. गोल्ड जब अच्छा परफॉर्म करेगा जब जियोपॉलिटिकल इशूज ज़्यादा रहेंगे, या फिर जो कि हम आजकल कुछ टाइम से देख रहे हैं, या फिर गोल्ड की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है. तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से दोनों कमोडिटी बढ़ते या घटते हैं. सो एज आई सेड कि लाइक अदर एसेट क्लासेस देयर वुड बी टाइम्स कि जब कमोडिटी भी कभी कभी उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जितना अदर एसेट क्लासेस दे रही हैं. सो क्लाइंट को डेफिनेटली, इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा वी हैव टू हैव दैट पेशेंस. It's not about timing the market, it's about time in the market. Time in the market. Whether yes. it comes to, whether it is for commodities or is it for broad index funds. Absolutely. So, ma'am, just coming to the interesting part of this podcast, I have some rapid fire questions for you. Wow. So, first, gold or silver, what would you pick today? Both. Very interesting. Factor investing, short-term gain or a long-term wealth? I think it's a short-term shield for your investments, but long-term wealth creation. Biggest investment red flag? Please do have patience. Inflation hedge, gold or equities? As I said, gold for your short-term shield, it's like a smart covering to your investment, and equities, it's like long-term creation, wealth creation. Most underrated factor in factor investing? Quality. Okay. Coffee or chai before market hours? So coffee for chai and chai for hearts. One investing book one should read? There are many books, I would say, but kaun si bataye? It's like very difficult to say. There's so many books that I have read. But Psychology of Money, I think that's one of the good books. Yeah. Biggest lesson market have taught you? To be patient, disciplined, and calculated. And this is the last question, but not the least. Why should someone invest in Mirai Asset, multi-factor fund, and gold and silver ETF? Wow, that's the most interesting question of the postcard. But I would say that यहाँ पे आज के टाइम में कोई भी अगर बैठेगा तो हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में ही तारीफ करेगा. एंड आई विल ऑल्सो डू दैट. बट हैविंग सेड दैट, बीइंग अ पार्ट ऑफ मेरे एसेट म्यूचुअल फंड, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करें जो कि इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट नीड्स को केटर कर सके. एंड आई थिंक ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं, इट इंश्योर्स कि मल्टी फैक्टर आपके उन सारे कैरेक्टर्स और फैक्टर्स को कवर कर लेगा जहाँ पे आपकी वेल्थ एनहांसमेंट हो सकती है, जिन फैक्टर्स ने परफॉर्म किया है. एंड गोल्ड सिल्वर जो कि ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट इमोशनल कनेक्ट है, कमोडिटीज़ है, इंपॉर्टेंट है, उन दोनों में कितना एलोकेशन करना चाहिए, दैट थिंग विल बी टेकन केयर बाय आवर गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड. सो आई थिंक इन दोनों का कॉम्बिनेशन रियली मेक्स सेंस फॉर द क्लाइंट ओवरऑल एसेट एलोकेशन इन द पोर्टफोलियो. ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इनसाइट्स. आई थिंक लोगों ने काफ़ी नोट्स बनाए होंगे एंड डेफिनेटली योर इनसाइट्स विल एड वैल्यू टू आवर क्लाइंट्स. अगर आप अपने पोर्टफोलियो को स्मार्टली डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे तो आपका पोर्टफोलियो मार्केट के मूड पर डिपेंड करता है. इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें. इन्वेस्ट इन मल्टी एसेट फंड्स, गोल्ड ETFs और फंड्स which are aligned with your goals. Rather than investing through some random advice, take advice from your financial advisor. Thank you so much, Ritesh. As I said, it's been completely my honor to be a part of this podcast and completely glad to be a part of it. And thank you so much for your time. Thank you. Thank you.